नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके YouTube चैनल शिक्षा शास्त्री में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे आदर्शवाद की। आदर्शवाद पाश्चात्य दर्शन की विचारधारा है जो अल्टीमेट रियलिटी मानस या आत्मा को स्वीकार करती है, परंतु पाश्चात्य दर्शन में मनस माइंड मस्तिष्क के रूप में प्रयुक्त नहीं किया जा सकता, अपितु आत्मा के पर्यायवाची के रूप में प्रयुक्त होता है। आदर्शवादी जड़ प्रकृति को वास्तविक नहीं मानता है, अपितु उसे मनस की अभिव्यक्ति मात्र मानता है। हम लोग आदर्शवाद के अर्थ की बात करते हैं। आदर्शवाद अंग्रेजी के आइडियलिज्म का शाब्दिक अर्थ है जो अब रूढ़ बन गया है तथा दर्शन की एक शाखा के लिए प्रयुक्त होता है, परंतु इससे यह भ्रांति नहीं होनी चाहिए कि आदर्शवाद में उच्च आदर्शों की व्याख्या की जाती है तथा अन्य दार्शनिक संप्रदायों में आदर्श की बात नहीं होती। प्लेटो तथा प्रायः अन्य सभी आदर्शवादी दार्शनिक विचार की चिंतन सत्ता में विश्वास करते हैं। मूलतः यह दर्शन विचारवादी दर्शन अथवा आइडियाइज्म है। उच्चारण की सुविधा से ल ध्वनि शब्द में समाविष्ट हो गई है, इस प्रकार आइडियलिज्म बन गया। हिंदी में उसका शब्दशः अनुवाद उभर आया। विचारवाद शब्द को प्रयोग करना उपयुक्त होता है, परंतु रूढ़ प्रकृति के अनुसार ध्यान रख करके सभी लोग आदर्शवाद के रूप में प्रयुक्त करते हैं। आइडियलिज्म शब्द दो शब्दों का संयोग है, आइडिया और इज्म, विचारवाद। तो हमें आदर्शवाद को आइडियलिज्म समझना चाहिए, विचारवाद न कि आदर्शवाद। अब हम लोग आदर्शवाद के तत्व मीमांसा की तरफ बात करते हैं। आदर्शवाद में सत्ता मनस या आत्मा को माना जाता है। इसे दो प्रकार के भौतिक जगत को वो स्वीकार करता है। वो कहता है कि जगत भौतिक नहीं है अपितु मानसिक अथवा आध्यात्मिक होता है। भौतिक जगत मानसिक जगत की एक अभिव्यक्ति मात्र है, विचारों की एक अभिव्यक्ति मात्र ही है। जगत विचारों की एक व्यवस्था, तर्कना का अर्घ भाग अथवा संकल्प शक्ति ही है। भौतिक जगत की अपेक्षा आध्यात्मिक जगत को वह अधिक वास्तविक मानता है। कहता है कि सत्ता स्वयं भौतिक नहीं है अपितु आत्मिक सत्ता होती है। प्रकृति मन की क्रिया या प्रतीति होती है। भौतिक सृष्टि का आधार मानसिक जगत होते हैं जो उसे समझता है और उसे मूल्य प्रदान करता है। मानसिक जगत के अभाव में भौतिक जगत भी अर्थहीन हो जाता है। आदर्शवाद के अनुसार जगत स्वदेश है। अब हम लोग स्व की प्रकृति को समझते हैं। सेल्फ को क्या समझता है आदर्शवाद? आदर्शवादी स्व की प्रकृति को आध्यात्मिक मानते हैं और उसके महत्व को स्वीकार करते हैं। स्व की प्रकृति को स्वतंत्र मानते हैं और उसमें मानते हैं कि एक संकल्प शक्ति होती है जो उसे मुक्ति की तरफ ले जाती है। वह भौतिक सृष्टि में परिवर्तन लाने की क्षमता रखता है। वह भौतिक दृष्टि का एक उपादान मात्र नहीं है अपितु वह एक सृष्टा है। क्रम विकास की प्रक्रिया में मनुष्य सर्वश्रेष्ठ इकाई है। प्लेटो ने ब्रह्मांड को दो भागों में बांटा है, विचार जगत और वस्तु जगत को। और लाइबनीज एक दार्शनिक है जिन्होंने कहा कि आध्यात्मिक तत्व चिद बिंदुओं का अस्तित्व मानते हैं। बर्कले हमें वस्तु की प्रतीति आत्मा या मन के कारण होती है ऐसा स्वीकार करता है। कांट महोदय का कहना है कि आत्मा के स्थान पर तर्क बुद्धि को ज्ञान का आधार माना जाना चाहिए। ईगल द्वैतवादी दार्शनिक हैं। उन्होंने आत्मा को वस्तु अथवा पुद्गल मैटर दोनों की स्वतंत्र सत्ता को स्वीकार किया है। स्पिनोजा एक दार्शनिक है जिन्होंने ईश्वर को शाश्वत, अनंत, सर्वव्याप्त और अद्वितीय माना है। अब हम लोग आदर्शवाद के ज्ञान मीमांसा के बारे में बात करते हैं। आदर्शवाद के अनुसार ज्ञान का जो एकमात्र स्रोत है वो बाह्य जगत नहीं है। वह ज्ञान प्राप्ति केवल इंद्रियों के माध्यम से नहीं स्वीकार करता है। इंद्रियानुभव ज्ञान जो हम प्राप्त करते हैं, जिसको प्रकृतिवाद समर्थन करता है, आदर्शवाद इसका विरोध करता है और कहता है कि अपने आप को तर्क बुद्धिवादी हमें मानना चाहिए। इंद्रिय जनित ज्ञान अस्थायी, अपूर्ण और भ्रांत होता है, जबकि तर्क बुद्धि पर ज्ञान सत्य, चिरस्थायी होता है। आदर्शवाद के अनुसार वही ज्ञान वांछनीय है जो तर्क बुद्धि द्वारा अर्जित किया जाता है तथा जिसके द्वारा सामान्य सिद्धांत निरूपित किए जाते हैं। आदर्शवादी आगमन प्रणाली की अपेक्षा निगमन प्रणाली द्वारा ज्ञान प्राप्त करने में अधिक विश्वास रखता है। संस्कृति, कला, नैतिकता, धर्म अपनी प्रकृति के कारण में वस्तुओं से अधिक गहराई तक पहुंचाते हैं क्योंकि मनुष्य के नैतिक, बौद्धिक और सौंदर्यात्मक क्रियाकलाप के फलस्वरूप होते हैं। यह मानविकी विषयों को अधिक महत्व देता है। अब हम लोग आदर्शवाद की मूल्य मीमांसा के बारे में बात करते हैं। आदर्शवाद मानता है कि मूल्य सर्वकालिक होते हैं और सार्वत्रिक होते हैं। आदर्शवाद के अनुसार मूल्य सनातन होते हैं। ये सत्यम, शिवम और सुंदरम मूल्यों में विश्वास करता है। आदर्शवाद आध्यात्मिक गतिविधियां तीन प्रकार की मानता है, बौद्धिक, नैतिक और सौंदर्य पर, जिसके तीनों गतिविधियों के तीन मूल्य हैं, सत्य बौद्धिक गतिविधि का, शिवम नैतिक गतिविधि का और
सुंदरम जो मूल्य है वो सौंदर्य परक गतिविधि का मूल्य है। रॉस ने आत्मा की 3 इच्छाएं बताई हैं और इसी हिसाब से 3 प्रकार के कार्य बताए और 3 मूल्य बताए। आत्मा की इच्छा के बारे में रॉस ने कहा है कि आत्मा सत्य को जानना चाहती है। सत्य को जानने के लिए आत्मा बौद्धिक कार्य करती है और इसके लिए वह सत्य मूल्य को स्वीकार करती है। आत्मा की दूसरी इच्छा होता है सही चीज को पाना, जिसके लिए आत्मा नैतिक कार्य करती है और आत्मिक मूल्य इसके लिए शिवम होता है। आत्मा की तीसरी इच्छा है वह सौंदर्य प्राप्त। आत्मा का कार्य सौंदर्य परक होता है, जिसके लिए वह आत्मिक मूल्य सुंदरम को स्वीकार करते हैं। इस प्रकार से हम लोगों ने आदर्शवाद की ज्ञान तत्व और मूल्य मीमांसा की बात की है। अब हम लोग आदर्शवाद के रूप के बारे में बात करते हैं। आदर्शवाद प्लेटो के वस्तुनिष्ठ आदर्शवाद को स्वीकार करता है, बर्कले के व्यक्तिनिष्ठ आदर्शवाद, कांट का प्रपंचात्मक आदर्श और हेगेल का द्वंद्ववाद। सबसे पहले बात करते हैं प्लेटो की। प्लेटो के अनुसार विचार शाश्वत, सर्वव्यापी और सर्वकालिक होते हैं। उनका अस्तित्व स्वयं में होता है। वे हमारे पूर्व में भी थे और बाद में भी रहेंगे। विचार ईश्वर या जगत पर आश्रित नहीं है। विचार ही जगत का सार है। इन विचारों के अपूर्ण रूप में इसकी प्राकृतिक अनुभव हम करते हैं। जैसे रेखा की लंबाई होती है, चौड़ाई नहीं। हम देखते हैं कि यह रेखा केवल विचार है। प्लेटो ने सत्यम स्वयं सुंदरम जीवन के शाश्वत मूल्य बताए हैं। इनकी प्राप्ति ही उसके मतानुसार ईश्वर की प्राप्ति है। यही मानव का सर्वोत्तम लक्ष्य है। इस प्रकार सत्यम में हम दर्शन शास्त्र के द्वारा, शिवम नीति शास्त्र के द्वारा और सुंदरम कलाओं के द्वारा प्राकृतिक जगत को हम जानते हैं। व्यक्तिवादी आत्मनिष्ठ दर्शन, इस दर्शन के प्रणेता इंग्लैंड के दार्शनिक बर्कले हैं। वे पुद्गल की सत्ता को स्वीकार नहीं करते हैं। गुणों के द्वैत को भी उन्होंने नहीं माना। उन्होंने कहना है कि हम केवल गुणों को देखें, गुण जैसी किसी वस्तु को नहीं देखें। वस्तु क्या है? वस्तु गुणों का एक समूह मात्र है और गुण मनोगत है, आत्मगत होते हैं। इसलिए वस्तु का अस्तित्व नहीं है, केवल मनस या आत्मा का अस्तित्व है। इसी प्रकार वो वस्तु के प्रधान और गौण गुण के बारे में बात करते हैं। कहते हैं कि प्रधान वस्तुएं मानसिक होती हैं, भौतिक नहीं। इसलिए वह कहते हैं कि अगर जंगल में कोई वृक्ष दिखता है तो उसका कोई अर्थ तब तक नहीं है जब तक कि उस घटना का प्रत्यक्षीकरण करने वाला कोई न कोई हो। बर्कले के अनुसार हमें उन्हीं वस्तुओं का प्रत्यक्ष ज्ञान होता है जिनका इंद्रियों द्वारा आचरण किया जाता है, अतः स्व से संबंधित हमारा ज्ञान परोक्ष और असीमित ज्ञान है। प्रपंचात्मक आदर्शवाद कांट के द्वारा दिया गया है। कांट कहते हैं कि तर्क बुद्धि को हमारे अनुभवों का समन्वित केंद्र मानते हैं। सांसारिक पदार्थ का ज्ञान प्रत्यक्ष रूप से नहीं होता है, वो अप्रत्यक्ष रूप से होता है। बाहरी जगत में जो पदार्थ है उसका ज्ञान हमें उसी रूप में नहीं होता जैसा वो है, वरन उसकी प्रतिकृति का ज्ञान होता है। ज्ञान प्रक्रिया मन से पदार्थ की ओर प्रवाहित होती है, चाहे वह प्रत्यक्ष ज्ञान हो अथवा उसकी अवधारणा हो। प्रत्यक्ष ज्ञान के लिए कांट ने दिशा और काल 2 प्रमुख तत्वों को बताया है। वे कहते हैं कि ज्ञान की प्रक्रिया के लिए 3 संकल्पों का महत्वपूर्ण स्थान है: संवेदना, समझ और तर्क। सेंसेशन, अंडरस्टैंडिंग एंड रीजन। कहते हैं कि जो कॉन्सेप्ट है वो 4 प्रकार के कॉन्सेप्ट होते हैं: परिणाम, गुण, संबंध और निश्चय मात्रा। इसके आधार पर ही हम किसी वस्तु को समझते हैं। अब हम लोग हेगेल के द्वंद्ववाद को समझते हैं। हेगेल ने अपने दर्शन को वाद, प्रतिवाद और संवाद के रूप में स्थापित किया है। वे कहता है कोई भी वस्तु जो हमारे सामने आती है तो वो वाद के रूप में रहती है, फिर उसका विकृत रूप विवाद के रूप में आता है, फिर दोनों की जो सहमति का रूप होता है वो हमारे संवाद के रूप में आता है। इसी प्रकार वो विचारों की भी व्याख्या करते हैं। कहते हैं कि जो भी विचार हमारे पास है वो वाद के रूप में है। इसके प्रतिकूल जो विचार होते हैं वो विवाद के रूप में आते हैं, थेसिस एंड एंटीथेसिस। फिर दोनों का संबंध मिलकर के संवाद स्थापित होता है, जिसे हम सिंथेसिस के नाम से जानते हैं। हम लोग बात करते हैं आधुनिक ब्रिटिश अमेरिकी आदर्शवाद की। वर्तमान समय में यूरोप में आदर्शवाद का जो आरंभ जर्मनी में हुआ था वह हेगेल के साथ समाप्त हो गया। मार्क्स ने हेगेल के द्वंद्ववाद को अपनाया, परंतु तत्वमंसन और भौतिकवाद को ग्रहण किया। इस प्रकार जर्मनी में आदर्शवाद की धारा अवरुद्ध हो गई। इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, इटली और संयुक्त राज्य अमेरिका में आदर्शवादी विचारधारा ने नया रूप ग्रहण किया। ब्रिटेन में सैमुअल टायलर, कॉलरिज, जेम्स हचिसन, स्टर्लिंग, जॉन केयर्ड, गुनार्ड बंसांके, ब्रैडले, नन आदि का नाम दिया जाता है। इटली में आदर्शवादी शिक्षा को प्रभावित करने वाला प्रसिद्ध दार्शनिक जेंटाइल माना जाता है। अमेरिका में जिन 2 प्रसिद्ध दार्शनिकों का नाम लिया जाता है, हैरिस तथा हॉर्न। इनका संदर्भ शिक्षा दर्शन के विवेचन में एक तत्व किया जाता है। इस प्रकार हम लोगों ने आदर्शवाद के रूप की चर्चा की। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके YouTube चैनल शिक्षा शास्त्री में। दोस्तों आज हम बात करेंगे आदर्शवाद की। आदर्शवाद